नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवंत शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 इतिहास पुस्तक के तीसरे अध्याय का कुछ अध्ययन किया था। आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या बताया गया है। देखो, पिछले अध्याय में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो मुफ्ती, एक तरह से मुफ्ती जो लोग होते थे, ये क्या करते, ये लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व रकम का हिसाब लेने के लिए राजा द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यानी मुफ्तियों के द्वारा जो एक तरह से कर के रूप में जो पैसे इकट्ठे किए जाते थे, है ना, धन इकट्ठा किया जाता था, उसका लेखा जोखा रखने के लिए सरकार की ओर से, शासक की ओर से एक लेखाधिकारी और नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य का निर्धारित मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, यानी जो फिक्स कर रखा है, निश्चित जो दर लगाने की कर रखी है उसी को वसूले, है ना, और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। यानी जो शासक ने संख्या तय कर रखी है उसी के हिसाब से सैनिक संख्या रखे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, उसी को देखे आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। यानी जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, इन्होंने शहरों से दूर, यानी अपने जो दिल्ली एक केंद्र था उसके दूर दूर तक सत्ता थी, और जो आंतरिक इलाके थे उनको अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और भूमि के स्वामी, सामंत और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे, यानी जो वहाँ पर जो जमींदार थे और जो सामंत थे, उनको एक तरह से अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया, यानी एक तरह से उनको परास्त कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। यानी वहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन था तो उन्होंने क्या किया, भू राजस्व निर्धारण था, लगान की जो दर थी और वसूलने का दर, जो एक तरह से कर वसूलने का जो कार्य था, उसको जो राज्य था अपने नियंत्रण में, अपने अधीन ले आया। ठीक है, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। यानी जो स्थानीय सामंत थे, स्थानीय सरकार, जो सरदार थे, उनसे जो एक तरह से कर लगाने का जो अधिकार था, जो जनता पर कर लगाते थे, उसको छीन लिया गया और राज्य के द्वारा सीधे कर का निर्धारण किया गया। ठीक है, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। उनसे लगान एक तरह से निर्धारित करने का अधिकार छीन लिया गया और उन स्वयं से सामंतों और जमींदारों से, सरदारों से भी कर वसूला जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। यानी दिल्ली सुल्तान के जो प्रशासक थे, यानी जो उसके अधिकारी थे, उन्होंने ज़मीन की पैमाइश की, है ना, भूमि की एक तरह से पैमाइश की, पूरी भूमि की नाप की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। ठीक है, कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में दिल्ली सल्तनत की नौकरी करने लगे, और जो कुछ एक तरह से शासक के अधीन जो जमींदार थे, प्रशासक थे, सुल्तान थे, है ना, छोटे वाले सामंत जिनको बोलते हैं, वो राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की, एक तरह से सुल्तान की नौकरी करने लगे। ठीक है, उस समय 3 तरह के कर थे, यानी जनता पर कर लगाए गए थे। जो लगान के जो प्रकार थे वो 3 तरह के थे। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 है कृषि पर, यानी एक जो कर था, लगान थी, कृषि पर लगाई गई थी, जिसे खराज कहा जाता था। इस कर का क्या नाम था? खराज। ठीक है, और जो किसान की उपज का लगभग
50% होता था। यानी लगान का ये जो तरीका है जिसको खराज कहा जाता है, ये कृषि पर लगाया जाता था और इसमें दर क्या थी, यानी 50%। अगर 100% कोई चीज़ पैदा हो रही है तो उसका 50% यानी आधा आधा सीधा लगान में जाता था। ठीक है। नंबर 2 का देखिए, मवेशियों पर यानी दूसरे प्रकार का जो कर था वो मवेशियों पर यानी एक तरह से पशुओं पर लगाया गया था। और तीसरा जो था घरों पर, यानी एक कर मकान बनाने पर भी लगाया गया था। ठीक है। तो ये हमने करों के प्रकार सल्तनत काल में जो थे उनको देखा। आगे हम देखते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। यानी ये भी हमको एक तरह से ज्ञात होना चाहिए कि इस उपमहाद्वीप का, यानी यहाँ पर उस समय के तत्कालीन भारत की बात की जा रही है, काफ़ी बड़ा जो हिस्सा यानी बहुत अधिक बड़ा भूभाग दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। यानी ऐसा भी बहुत बड़ा एक भूभाग था जिस पर दिल्ली के सुल्तानों की सत्ता नहीं थी, शासन नहीं था। ठीक है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। यानी बताया गया है कि जब दिल्ली को केंद्र मान करके, है ना, एक तरह से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का अगर एक तरह से शासन किया जाए या नियंत्रण किया जाए तो यह बहुत कठिन कार्य था। ठीक है। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यानी एक तरह से जो क्षेत्र दूर पड़ गए, है ना, दूरी होने की वजह से ये धीरे धीरे दोबारा से स्वतंत्र होने लग गए। ठीक है। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम थी। यानी बताया गया है कि गंगा के जो मैदानी क्षेत्र थे उनमें इतने अधिक जंगल थे, वन थे, जिनमें बैठने से यानी उसमें घुसने से, उनमें जाने से जो सुल्तान की जो सेना थी अक्षम थी, यानी वो एक तरह से समर्थ नहीं थी। ठीक है। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और जो स्थानीय सरदार थे एक तरह से उन्होंने इन क्षेत्रों में जहाँ चर्चा की गई है वहाँ पर अपना शासन जमा लिया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। यानी आज सुल्तान जो थे इन जो क्षेत्रों पर अधिकार तो कर लेते थे ज़बरदस्ती, है ना, आक्रमण के द्वारा, लेकिन वो अधिकार ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता था, है ना, फिर वो स्वतंत्र हो जाते थे। अगला देखिए, सरदार और उनकी किलेबंदी। ठीक है। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी, यानी उन्होंने एक विवरण दिया है इब्न बतूता ने, जो कहाँ से आया था 14वीं शताब्दी में मोरक्को से, है ना, और मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका। ठीक है। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। सरदार जो लोग थे उन्हें वर्णन किया है, बताया गया है इब्न बतूता के द्वारा, जो सरदार जो थे कभी कभी क्या करते थे, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, यानी कभी तो ये छोटे मोटे किले बना लेते थे और या फिर क्या होता था उधर बांस बहुत अधिक होते थे, बांसों के झुंड जो होते थे, झुरमुट खड़े होते हैं, उनके अंदर रहते थे। ठीक है। भारत में बांस पोला नहीं होता, यानी जो बांस की जो किस्म बताई गई है कि ये पोला अंदर से जो खोखला होता है वो नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत लंबाई इसकी होती है। इसके अलग अलग हिस्से में आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। ठीक है। और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते हैं, यानी एक तरह से प्राचीर होती है दीवार। ठीक है। एक तरह से सुरक्षा दीवार जो इनके द्वारा बांसों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं, अंदर ही पानी की उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। यानी इन सरदारों के पास, स्थानीय सामंतों के पास सारी सुख सुविधाएँ थी और इसी कारण से उनको सुल्तान के द्वारा नहीं हराया जा सकता था। उनको हराने के लिए बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होती थी। ठीक है। ये सेना जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए इन औजारों से बांसों को काट डालती है। ठीक है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन।
आगे देखते हैं, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान जिसको कहते हैं, उस पर हमला किया। कब किया था? 1219 में। और किसके नेतृत्व में किया था? देखिए, चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान। इसके नेतृत्व में हमला किया, आक्रमण किया ट्रांसओक्सियाना, जिसको आधुनिक उज्बेकिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर हमला किया। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, यानी धीरे धीरे से दिल्ली पर जो मंगोल थे वो आक्रमण करने, मंगोलों के धावे बढ़ गए, आक्रमण करने लगे। ठीक है। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक। ठीक है। इनको एक विशाल सेना का गठन करना पड़ा। पहले हमने पढ़ा था कि शासक के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन जब इनको यहाँ पर आवश्यकता हुई तो इन्होंने एक विशाल सेना एक तरह से खड़ी की, सेना तैयार की। ठीक है। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। देखिए कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, यानी इतनी बड़ी एक सेना का गठन किया और इस सेना को संभालना बहुत कठिन हो रहा था। लेकिन हम देखेंगे कि सुल्तानों ने इस कार्य को, इस चुनौती को किस प्रकार से स्वीकार किया, कैसे उनका सामना किया। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है, समझाया गया है। ये अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक। तो एक बार हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 ईस्वी। ठीक है। में 1302 और 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की। यानी दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के समय 2 आक्रमण हुए। एक तो हुआ था 1299 से 1300 ईस्वी और दूसरा हुआ था 1302 से 1303। और इनका सामना करने के लिए, इन आक्रमणों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक विशाल काय स्थायी सेना का गठन किया। ठीक है। कौन सेना? स्थायी। ठीक है। आगे देखिए उन्होंने क्या व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया, एक शहर बनाया, है ना। मानचित्र 1 में जिस शहर को हम देख लेंगे। अगला है सैनिकों के पेट भरने की समस्या को, यानी एक तरह से उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। उन्होंने क्या किया? सैनिकों की भूख को मिटाने के लिए, एक तरह से उनके भोजन की व्यवस्था के लिए क्या किया? गंगा यमुना के बीच की जो भूमि थी वहाँ से कर के रूप में खेती की पैदावार, एक तरह से फसल इकट्ठा करना, अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। यानी किसान से तय किया गया कि जो आपके पैदा होगा, कोई फसल है, उसका आधा हिस्सा एक तरह से 50% हमको देना होगा। ठीक है। आगे देखिए, सैनिकों को वेतन भी देना होता था, यानी उनको एक तरह से भोजन के साथ साथ उनको पैसे भी देने होते थे, एक तरह से वेतन भी देना होता था। तो देखिए अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया। यानी इक्ता, उनको एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था पहले वेतन के रूप में, उसको समाप्त करके और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको नगद वेतन देने का प्रावधान किया, एक तरह से नगद पैसे। ठीक है। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दें, यानी उनकी जो दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं थी वो कहाँ से खरीदते थे? दिल्ली के व्यापारियों से। तो उनको आशंका हुई, ये शक हुआ कि हो सकता है दिल्ली के व्यापारी जो हैं अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया, यानी व्यापारियों पर भी एक तरह से उन्होंने नियंत्रण करना शुरू कर दिया। ठीक है। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है। आगे देखिए, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे, यानी उसके द्वारा जो ये सुधार किए गए थे, है ना, प्रशासन में, वो काफ़ी सफल रहे, यानी बहुत कुछ सीमा तक ये सफल भी हो गए।
और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजारों में वस्तुओं कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। ठीक है, मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है, जब स्थायी सेना का गठन हो गया तो उन्होंने मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी बड़ी सफलता से एक तरह से सामना कर लिया। देखिए, हमने देख लिया अलाउद्दीन खिलजी का, है ना, किस तरह उसने शासन प्रबंध किया। अब देखेंगे मोहम्मद तुगलक का। ठीक है, उधर देखिए मोहम्मद तुगलक है, इसका भी जो हम शासन व्यवस्था है, इसने किस प्रकार शासन व्यवस्था की, ये सैनिकों के लिए कौन सी व्यवस्थाएं की, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, यानी जब इसने शासन संभाला उस समय हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था, यानी उसने भी एक तरह से स्थायी सेना का गठन किया। ठीक है, नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। यानी गैरीसन शहर बनाने के लिए, एक तरह छावनी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, दिल्ली के जो 4 शहर थे उनमें से सबसे पुराना जो शहर था, जिसको सब इल्तुतमिश के द्वारा बसाया गया था, देहली कोहना को वहाँ के निवासी जो थे, नागरिक थे, उनको वहाँ से निकाल करके उसको खाली करवा दिया और उसको स्थान को एक तरह से सैनिक छावनी के रूप में विकसित किया। ठीक है, पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। यहाँ से जो निवासी गए थे, नागरिक गए थे, उनको दक्षिण में बनी थी राजधानी दौलताबाद, वहाँ पर भेज दिया गया। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या किया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, है ना, जहाँ पर रहती थी सेना। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए, यानी उसने और 1-2 कर एक तरह से और लगा दिए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया, यानी ये वही समय था जब कर बढ़ाए गए और वहाँ पर अकाल पड़ गया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। ठीक है, यानी मुद्रा चलाई, एक तरह से सिक्के चलाए, लेकिन वो महंगे सिक्के नहीं होते थे, सस्ती धातु के थे। ठीक है ना। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। ठीक है, इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। यानी ये जो मुद्रा बनाई गई, इस मुद्रा से एक तरह नुकसान हुआ, है ना। इस तरह के नकली सिक्के जिनको हम कह सकते हैं, वो भी आसानी से तैयार करने लग गए, है ना। और जो कर के रूप में इन सिक्कों को अधिक दिया जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे, यानी जहां एक और अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम जो सफल रहे थे, वहीं जो मोहम्मद तुगलक ने जो कदम उठाए, है ना, एक तरह से प्रशासन के, वो बेहद यानी बहुत अधिक असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। जिस सेना का उसने गठन किया था, उस सेना को उन्होंने भंग कर दिया। ठीक है, इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे, उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और तुगलक और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। यानी जो गंगा यमुना दोआब की जो एक तरह से निवासी थे, वो बगावत पर उतर आए और जो इनके द्वारा जो चलाई गई थी एक मुद्रा, उसको भी उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में
पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। यानी इन असफलताओं की ओर ध्यान जाने की वजह से हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने पहली बार इतिहास में पहली बार किसी सुल्तान ने, दिल्ली के सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के यानी मंगोल क्षेत्र को जीतने की एक तरह से योजना बनाई थी। ठीक है, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। यहाँ बताया गया है कि यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो एक तरह से योजना चलाई गई थी वो स्वयं की रक्षा ना रक्षा के लिए थे, लेकिन मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो कदम उठाए गए थे वो कदम क्या थे, मंगोलों के विरुद्ध है ना एक तरह से सैनिक अभियान का हिस्सा थे, सैनिक आक्रमण का हिस्सा थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें, सारणी को, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। बताया गया है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की क्या स्थिति थी उसको बताया गया है। देखिए, तुगलक वंश के बाद, मोहम्मद तुगलक के बाद देखिए 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। ठीक है, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात जैसे अनेक से स्वतंत्र शासक भी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने अपने एक तरह से क्षेत्र, रियासतें स्थापित कर ली। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी, यानी ये जो एक तरह से स्वतंत्र शासक जो खड़े हुए हैं इनकी राजधानियाँ एक तरह से समृद्ध थी, है ना, परिपूर्ण थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे भी नए शासक भी उभरे। ठीक है, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे होते थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल था। ठीक है, तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इसकी उन्नति की। मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। ठीक है, शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। सूरवंश के केवल 15 वर्ष 1540 से 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी और चुस्त बना दिया। ठीक है, महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया एक तरह से, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। यानी शेर शाह सूरी ने इस तरह से शासन को चलाया था, उसका अनुसरण एक रूप में अकबर के द्वारा भी किया गया। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत की आपको स्थिति बताई गई है ना। अब देखिए तीन श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। ठीक है, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। यहाँ एक तरह से वहाँ पर इसको फ्रांस में तैयार किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। किनमें? 3 वर्गों में। ठीक है, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। समाज को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। यानी ये जो विभाजन किया गया था इसको ईसाई धर्म का भी एक तरह समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को ही दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। यानी ये जो विभाजन किया गया इसके द्वारा एक सैनिकों का एक तरह से योद्धाओं का एक समूह उभरा और उसको क्या कहा जाता था? नाइट। ठीक है, ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को अपनी
योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। यानी एक तरह से जो गठन किया गया था, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी यरूशलेम शहर पर जो कब्जा कर लिया था, है ना, उसको उन मुसलमानों के विरुद्ध इनको भेजा जाता था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ठीक है, ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली, है ना। पहले ही नाइटों की गिनती कुलीनों में की होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद तक इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। ठीक है, 12वीं सदी तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहते थे, यानी एक तरह से ये उपाधि सम्मानजनक मानी जाने लगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही आपका ये अध्याय जो संपूर्ण हुआ, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।